काम नहीं कर पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको पुनर्जीवित करें। ये हमारी मंशा है, इसलिए हम काम करा रहे हैं। और जब मापड़ी का आपने किया तो मापड़ी का प्रश्न नहीं। अगला प्रश्न श्री भागचंद टाकड़ा, प्रश्न संख्या 434। माननीय मंत्री जी। दौसा जिले में 2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा एवं लालसोट वर्तमान में संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई की तहसील बांदीकुई में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा प्रश्न है, प्रदेश में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्य खोलने हेतु सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के नियम क्या हैं और किस आधार पर ये खोले जाते हैं? पॉलिसी किसने कहा नहीं है? तुम्हारे हिसाब से चलेगा? आप तो अपना प्रश्न दीजिए, उधर उत्तर मत दो। अरे वो आप तो इधर ध्यान दो, आप तो बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20(1) एवं धारा 260(1) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राजस्थान सरकार प्रदेश में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का सृजन करने हेतु अधिकृत है। जिला दौसा में 2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा एवं लालसोट वर्तमान में संचालित है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय दौसा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपखंड दौसा, लवाण, बसवा, महुआ, सिकराय, नागल, राजावतान, मंडावर, सैथल एवं बांदीकुई शामिल है। इस अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय लालसोट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपखंड लालसोट एवं रामगढ़ पचवारा शामिल है। बैठिए, हो गया। अरे ये पहला नंबर। अध्यक्ष महोदय, आप इधर उत्तर दो ना, आपको माननीय सदस्य। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या प्रदेश में जहां जहां पर नगर विकास न्यास स्थापित है, उक्त सभी स्थानों की भांति बांदीकुई में भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ है तो कब तक? ये तो आगे इसी में। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में इस संबंध में कोई भी विचाराधीन नहीं है, प्रस्ताव विचाराधीन। अगला प्रश्न जीवाराम चौधरी, नहीं है तो विषय खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछो। आप मेरे पास आ गए। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है। निवेदन प्रश्न, नगर परिषद सांचौर में पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों पट्टे जो फर्जी, जिसकी किस शब्दों में मैं वर्णन अरे आप तो करूं, प्रश्न पूछो। वो शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है मंत्री जी से कि जो पट्टे इन्होंने कैंसिल किए हैं, तो वो तो कुछ 12 या 13 पट्टे जो स्पेसिफाइड, जिनके लिए हमारे पार्षद हड़ताल पर बैठे, खूब धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में इनकी सरकार में 12-13 पट्टे दिखावे के रूप में कैंसिल किए। मेरा आपसे माध्यम से यह निवेदन है कि जांच करवा करके ऐसे सैकड़ों पट्टे जो सरकार की जमीन थी और पिछली सरकार ने प्राइवेट आदमियों को लेन देन करके वो जमीन आवंटित कर दी। अब पूछो, क्या पूछना है? तो नहीं। अब उसकी जांच करवा करके बाकी के जो पट्टे इस प्रकार के जारी किए हुए हैं, वो निरस्त करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो कब तक करोगे? माननीय मंत्री जी। अरे आप तो ब्राजो, आपको क्या हो जाता है? माननीय आपको क्या हो जाता है? मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2018 से 2023 के कालखंड में नगर परिषद सांचौर में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 7006 पट्टे जारी किए गए थे। इन जारी किए गए 7006 पट्टों में से 10,76,96,221 रुपये मात्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से कृषि भूमि के तहत कुल 3,891 पट्टे
69 के अंतर्गत 2813 पट्टे, खांचा भूमि के 3 पट्टे, कच्ची बस्ती के 2 पट्टे और स्टेट ग्रांट के अंतर्गत 297 पट्टे जारी किए गए थे। इसमें कृषि भूमि के जारी पट्टों से दस करोड़ 21,34,568 रुपए प्राप्त हुए। 69 के अंतर्गत 49,000। अरे सुन लो तो पहले यार, आप सुन लो, मैं सारे जवाब, आपके सारे जवाब आ रहे हैं, आपके सारे जवाब आ रहे हैं। आप बिराजी एक बार, अरे जवाब दिला रहे हैं। 69 माननीय सदस्य 4,91,000। माननीय सदस्य जवाब सुन लो, फिर जवाब आपका पूछो। ये नहीं आया जवाब, मेरे पास है पूरक। अब तो पट्टों की जांच की बात होता है। और खांचा भूमि के पट्टों से 2,01,009 रुपए और कच्ची बस्ती के पट्टों से 1,597 रुपए और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी पट्टों से 4,45,797 रुपए प्राप्त हुए। विभिन्न प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जारी किए गए पट्टों में से 13 पट्टे निरस्त किए गए हैं। एक प्रार्थी गोकुलदास वैष्णव का परिवादी सुजनाराम द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर को की गई शिकायत पर क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में निरस्त किया गया। श्री नारायण सिंह, किशोर कुमार एवं बबूताराम के 3 पट्टे निरस्त करोगे कि नहीं? दर्ज प्रकरण की प्राथमिक जांच संख्या 9/2023 के आधार पर निरस्त किए गए हैं। वर्तमान में 3 पट्टों की मूल पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष प्रकरण में अनुसंधान है। अरे आप बैठो, एक बार सुन लो पहले पूरा जवाब। माननीय मंत्री जी, श्री पुरुषोत्तम पुरोहित के एक पट्टे को सहायक निदेशक सतर्कता स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 18/3/24 को दिए गए निर्देशों की पालना में पट्टे की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए निरस्त किया गया। वो प्रश्न पूछा, क्या अन्य की जांच कराओगे कि नहीं? क्योंकि कुछ प्रकरणों में मैं बात कर रहा हूँ महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूं मैं। तो खारिज, आप जो जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी। चलो हो गया। तो ये कब तक कर दोगे माननीय मंत्री महोदय? मेरा निवेदन है 1-2 मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े, माननीय सदस्य बिराजो। बिना जांच कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास विशेष रूप से अगर कोई शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। उस शिकायत की जांच करवाकर शिकायत में जो भी अनियमितता पाई जाएगी पट्टे भी निरस्त होंगे और जिसने गलत पट्टे जारी किए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न अजय सिंह। महिला बाल विकास की जमीन की शिकायत मैंने निवेदन कर दिया ना आपके माध्यम से। प्रश्न संख्या 436। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास में उत्तर आ गया है। चलिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि नागौर जिले का सर्वे जनवरी 2024 में हो चुका है जिसमें 12,800 हाउस होल्ड्स ढाणियाँ हैं जिसमें बिजली नहीं है। तो मेरा पहला तो आपसे प्रश्न है कि कब तक बिजली आप लगा दोगे? माननीय सदस्य, यदि योजना समाप्त हो गई है तो कोई दूसरी योजना चालू करें या केंद्र सरकार से शुरू करें। माननीय मंत्री जी। जो माननीय सदस्य ने पूछा है 2024 तक के जो सर्वे आए हैं, सर्वे के आधार पर 12,820 जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं। हम इनकी डीपीआर बना रहे हैं। डीपीआर बना करके और केंद्र को भेजना प्रस्तावित है। केंद्र से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन वंचित कनेक्शनों को जारी किया जाना संभव हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। माननीय सदस्य, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।
श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से गतका खेल को विद्यालयों की खेल प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। डॉक्टर शिखा मीर बराला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोमू को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने के संबंध में। श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर सदस्य की ओर से नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना देने वाले पर हमला होने के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज़ तय मानकों से ज़्यादा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले की गोचर पद भूमि में कटानी मार्ग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में आम जन का NBFC कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के बोरखेड़ी गांव में वन विभाग द्वारा फसल नष्ट किए जाने से सदमे के कारण किसान की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ऋतु बनावत सदस्य की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं राजस्थानी लोक संगीत की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से सुजानगढ़ में स्वीकृति के उपरांत भी स्टेडियम का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी के अवैध खनन और परिवहन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में श्रमिक की मृत्यु का क्लेम समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य डॉक्टर ऋतु बनावत, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, श्री टीकाराम जूली एवं श्री मनोज कुमार सादुलपुर को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ के संगम महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में। श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टे आदि के चंगुल से बचाए जाने के संबंध में। श्री शगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन एवं नवीन बालिका विद्यालय खोले जाने के संबंध में। श्री उदयलाल डांगी सदस्य की ओर से बेड़च नदी का सौंदर्यीकरण कर विकसित किए जाने के संबंध में। श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा में भूमि एकीकरण में रीफिटिंग की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में। श्री राम साहेब वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निवाई के देवधाम जोधपुरिया के लक्की मेले में आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में। श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूर्ण किए जाने के संबंध में। श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के मीठोड़ा में पूर्व जनप्रतिनिधि की हत्या की जांच के में विलंब के संबंध में। श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से 12 जिला मुख्यालय पर खेल अकादमी की स्थापना किए जाने के संबंध में। श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर के हिरणमगरी स्थित सैटेलाइट अस्पताल का विस्तार किए जाने के संबंध में। श्री बाबू सिंह राठौड़ सदस्य की ओर से जोधपुर जिले में खान धारकों को पर्यावरणीय स्वीकृति अविलंब जारी कराए जाने के संबंध में। श्री कंवर लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अंता के सीसवाली स्थित कृषि उपज मंडी का संचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में। श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के लघु सीमांत किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 19 को शून्यकाल में बोलने के लिए 33 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं।
जो निम्न अनुसार है। श्री केसाराम चौधरी, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र एवं जिला पाली में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाए बगैर फर्जी भुगतान उठाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम केदर, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री भागचंद टाकड़ा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य की तर्ज पर बांदीकुई में राज्य द्वारा वित्त पोषित सावित्रीबाई फूले राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में। श्री संदीप शर्मा, कोटा में स्मार्ट सिटी मिशन के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में। श्री डॉक्टर रितु बनावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भारत की पहचान की बात करें तो भारत की पहचान 4 चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और वो है भारतीय संस्कृति, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का योग और कुशल और सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधताओं और परंपराओं के कारण विश्व के पटल पर अपनी विशेष पहचान रखता है, और कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत अमूल्य महत्वपूर्ण योगदान है, और संगीत कला इसी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। संगीत कला हमारी अमूल्य धरोहर है, और इसके प्रचार प्रसार हेतु संगीत नाटक अकादमी, विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों, विभिन्न समारोह के आयोजनों और भिन्न भिन्न योजनाओं, छात्रवृत्तियों के माध्यम से एवं संगीत विषय को विद्यालय और महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में स्थापित कर भारतीय संगीत की परंपरा को गति दी गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है गुरु शिष्य परंपरा का एक साकार रूप अभी भी जीवंत रखा हुआ है। चूँकि मैं पारिवारिक और सामाजिक रूप से संगीत से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत को वैकल्पिक विषयों में मैंने पढ़ा भी है। उदयपुर के स्वर्गीय पंडित चतुरलाल जी तबला वादक, पंडित रामनारायण जी सारंगी वादक, पंडित देव गंधर्व जी शास्त्रीय गायक, उदयपुर के डागुर बंधु ध्रुपद गायक, परशुत्तम दास प्रखावत जी आदि अनेक कलाकारों ने भारतीय संगीत के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। एक मिनट सर, विषय पूरा आया नहीं, 1 मिनट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ईश्वर ने हमें कंठ के रूप में सुर दिया है, लय के रूप में धड़कन दी है, उसी प्रकार हमारे जो वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत चल रहा है, वहाँ पर आज साइंस के क्षेत्र में हम देखें तो लैब असिस्टेंट है, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है, जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, MG कॉलेज उदयपुर, और संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बाद भी 12 साल हो गए, अभी तबला वादक नहीं है। तो मैं कहना साथ ही संभाग के कई दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्र होने के बाद भी वहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों में भी अभी संगीतकार नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप संगीत को जीवंत रखने के लिए, शास्त्रीय संगीत को जीवंत रखने के लिए वहाँ पर तबला वादक की पोस्टिंग करें, जिससे कि युवा पीढ़ी पाश्चात्य संगीत की ओर नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले सुजानगढ़ में बजट घोषणा में स्टेडियम की घोषणा हुई। युवाओं की बहुत बड़ी मांग थी, और उस मांग पर स्टेडियम बनाने की, खेल मैदान बनाने की सुजानगढ़ में घोषणा हुई। उसके बाद सरकार आज तक उसकी ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाई पाई। 4 हेक्टेयर ज़मीन की जो खेल विभाग ने मांग रखी, इसके लिए बजट भी PWD को सरकार ने आवंटित कर दिया गया। पर फिर सुजानगढ़ का सिंघी परिवार, जो भामाशाह परिवार है, वो आगे आया, और उस सिंघी परिवार ने अपने शहर के एकदम निकट, लगभग शहर के अंदर ही 3 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी, वो ज़मीन देने की घोषणा की। उसके लिए उन्होंने दान पत्र लिख दिया सरकार को कि मेरी ये 3 हेक्टेयर ज़मीन है, इसको लेकर इसमें आप स्टेडियम का निर्माण कर लो। पर विडम्बना है कि आज तक खेल विभाग ने उस ज़मीन का कब्जा अपने पास नहीं लिया है, न ही कोई निर्माण करने की आगे कोई बात बढ़ाई है, न ही अपनी तरफ से कोई ज़मीन की पहल हुई है। और युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है कि 2 साल होने को आए हैं, बजट उसका PWD के पास आया हुआ है, पर खेल विभाग बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा स्टेडियम की बनाने की। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, स्टेडियम को बनाए। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी जगह शहर के बीच में NK लोहिया स्टेडियम, जिसकी ज़मीन भामाशाह ने दी थी,
और जिसमें खेल की गतिविधियां होनी चाहिए थी। पर विडंबना यह है कि नगर परिषद उसको लगातार समय समय पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दे देता है। महज 5-7 हज़ार रुपये के लिए उस ज़मीन को मेला लगाने के लिए, कोई स्टॉलें लगाने के लिए या इन तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रेंट पर दे देता है और खेल की गतिविधियाँ रुक जाती है। युवा में बहुत बड़ी नाराज़गी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एनके लोई स्टेडियम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देना बंद करे और जल्द से जल्द जो सिंघी परिवार ने जमीन दी है उस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराए जिसका बजट आया हुआ है, या अन्य कोई जमीन अगर आपके पास है तो वहां बना ले, पर शहर के अंदर या शहर के नजदीक होनी चाहिए। इसलिए तुरंत इसको बना जाए। धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्थगन के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री, इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री, कोई नहीं, इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके हैं कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार। बैठिए, मैं आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से स्थगन नहीं दूंगा। ऐसे करोगे तो स्थगन नहीं दूंगा। बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। एक राजस्थान का बहुत गंभीर विषय है। श्रमिक के ये अंकित नहीं, अंतिम छोर का व्यक्ति जो राजस्थान की सरकार में हिताधिकारी की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु में सहायता योजना 2014 में जो श्रमिक की मौत हो जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस श्रमिकों के साथ अंतिम छोर पर इतना बड़ा अन्याय और जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। सरकार में हिताधिकारी दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना में, इसके बाद आपको बोलूं, इस योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा विषय है। सरकार इस पर विचार करे गंभीरता से कि श्रमिक की डेथ के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय 2 वर्ष हो गए उनका क्लेम स्वीकृत होने के बाद। अध्यक्ष महोदय बोल ही नहीं पाए। राजस्थान में बीच में वो मंत्री कोई बोलेंगे, वो 1 मिनट। राजस्थान में जिस तरीके से
बाद में बोलूंगा इसके, मेरी बात तो कहूं मेरे नहीं। एक राजस्थान प्रदेश में करोड़ों श्रमिक कितने हैं राजस्थान में, जिनकी 2 बरस से FDR नहीं होने के कारण श्रमिक को ब्याज नहीं मिलता, और श्रमिक की FD नहीं होने से 2-2 साल से लोग वंचित हैं। मंत्री जी, शुभ शक्ति योजना अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बंद कर दी। राजस्थान विधानसभा में इतिहास लिखेंगे तब ये लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। विधानसभा की कार्रवाई माननीय अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से संचालित की जा रही है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और कोई कारण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और कांग्रेस को सुनना पसंद नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस एक दूसरे को इशारा में आज मेरे साथ कितने बार निकलते हैं और दूसरे के साथ कितने बार निकलते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस नेशनल की घोर निंदा करते हैं, बिना किसी आधार के वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, CM विमति बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और अपन झांक कर देखे कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते। हम उनकी निंदा करते हैं। नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठो। अगला 295 श्री चंद्रभान सिंह चौहान, आपका उत्तर हो गए थे। एक मिनट बोल लो। हाँ, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्थान प्रदेश के श्रमिकों का बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 बरस से पूरे राजस्थान के मजदूरों की FDR नहीं हो रही है, उनको शुभ शक्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, श्रमिक विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। सरकार इस बात का जवाब दे। राजस्थान में आपके वोट का सबसे बड़ा अगर साधन है तो श्रमिक व्यक्ति है, और उस श्रमिक की FDR नहीं हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपने इनका जवाब दिया, ये इस श्रमिक का जवाब दीजिए जो राजस्थान प्रदेश में लाखों श्रमिक FDR 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। या तो सरकार ब्याज दे, नहीं तो उनकी FDR समय पर कराकर इस श्रमिक को लाभान्वित करने का काम करे। धन्यवाद। श्री चंद्रभान सिंह, नो अब कुछ नहीं, आपके जगह बोल लिए, आप उसमें बोल लिए। चंद्रभान सिंह, डॉक्टर शिखा मील, माननीय सदस्य, तो आप वॉकआउट करोगे तो उसको स्वतंत्रता बोलने की। मेरा गाय पे है जवाब जो देना था दे दिया, वो जवाब, अरे जो जवाब देना था दे दिया। अब आप बोलते हैं मंत्री, मंत्री जी में हिम्मत है तो सामने जवाब देकर दिखाओ ना, तो क्या जवाब दिया है? माननीय सदस्य बैठिए। हाँ, शिखा मील बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार। एक सेकंड। श्री अशोक कुमार कोठारी, मेरे वो स्थगन वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टे और सूदखोरी के कारण बर्बाद होती युवा पीढ़ी को बचाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा पीढ़ी शीघ्र करोड़पति बनने के लालच में ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टे व सूदखोरी के मकर जाल में फंसकर बर्बाद हो रही है। इन्फ्लुएंसर द्वारा सोशल मीडिया पर युवाओं को गेमिंग ऐप से करोड़पति बनने का लालच देकर उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस भंवर जाल में युवा ऐसा फंस जाता है कि सूदखोरों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर समाज में बदनामी की डर से युवा पीढ़ी अवसादग्रस्त होकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है, और कई युवाओं द्वारा तो आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी जा रही है। सट्टेबाजी अधिनियम 1867 के तहत सट्टेबाजी अवैध है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को इस अधिनियम के दायरे से बाहर माना जाता है। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी में व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग को सट्टेबाजी घोषित किया जाए व ऐप के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा कानून के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए जो ऐसी ऐप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम गठित की जाए जो विशेष तौर पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप और सट्टे में उपयोग में लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर नजर रखे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस गंभीर विषय पर समय प्रदान करने के लिए। वर्तमान में IPL आ रहा है तो इस विषय की गंभीरता अधिक हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की
विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र और के निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने एवं नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र आहोर में निम्न विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की कृपा करावे, क्योंकि यह निम्न विद्यालय वर्तमान मापदंड पूरे करे, साथ ही इनकी आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण लंबे समय से मांग करे, जो इस प्रकार है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुडोतरा, मीठड़ी, सेलड़ी, रशियावास खुड़, सुमेरगढ़ खेड़ा, बागुंदा, बिजली, गोविंदला को उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं देवगढ़, गोविंदपुर, कुंडली को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत एवं किया जाए। चांद्रई, गुड़ा बालोतान, हरजी, भादराजून, उमेदपुर में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता। उसी प्रकार गांव बागरा, नौसरा एवं भवरानी में नवीन राजकीय बालिका विद्यालय एवं सियाणा में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय खोला जावे। निम्न विद्यालय में कक्षा का निर्माण करने की आवश्यकता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 95, भागली पुरोहितान, मडला बालिका पाछोटा तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला, ओडवाड़ा, मेड़ा उपरला, कवला, सनवाड़ा, साडन, पादली, देलदरी, बोकड़ा, चुंडा, सराणा, अजीतपुरा, मालगढ़, शंखवाली, छिपरवाड़ा, जोड़ा व किशनगढ़ में कक्षा निर्माण एवं और विधानसभा की जर्जर विद्यालयों को की मरम्मत कार्य किया जाए, ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो सके। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने एवं नवीन बालिका विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में कक्षा को बनाने का श्रम करावे। धन्यवाद। श्री उदयलाल डांगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे 295 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में बेडज नदी स्थित है, जिसका उद्गम स्थल उदय सागर बांध है। यह नदी वल्लभनगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है और इस नदी के आसपास में कई गांव बसे हुए हैं। बेडज नदी की कुल लंबाई लगभग 27 किलोमीटर है और यह नदी उदय सागर बांध से निकलकर सरजना बांध से आगे बड़गांव बांध को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की संजीवनी कही जाने वाली प्रमुख बेडज नदी आज अतिक्रमण, प्रदूषण, गंदगी एवं विभाग की लापरवाही में पड़ी हुई है। आज इस नदी का सौंदर्यीकरण व विकास कार्य कराने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह नदी कई समस्याओं से ग्रस्त है। बेडज नदी का अधिकांश भाग झाड़ियों और कांटेदार पेड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें माननीय सदस्य इस नदी में पैंथरों और जंगली जानवरों की संख्या बढ़ गई है। इस क्षेत्र में पैंथरों के दिखाई देने की घटनाएं आम हो गई हैं। अतः श्रीमान जी से मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेडज नदी में झाड़ियों की सफाई का कार्य करवाएं और बेडज नदी का सौंदर्यीकरण कर इसे विकसित करवाने की कृपा करावे। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1959 से चल रही रीफिटिंग की समस्या का समाधान करवाने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि तहसील भादरा के कुल 24 चक्कों ग्रामों में रीफिटिंग की समस्या भूमि एकीकरण वर्ष 1959 से पूर्ण होने के समय से बकाया है। भूमि एकीकरण की कार्रवाई के दौरान काश्तकारों की भूमि एकीकृत कर दी गई थी तथा राजस्व रिकॉर्ड एकीकृत भूमि के अनुसार तैयार कर दिया गया था, परंतु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया था। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्रवाई से पूर्व जिस कदर काबिज थे, अब भी उसी जगह काबिज है। इस प्रकार काश्तकारों के मौके पर कब्जे व जमाबंदी के इंदराज में अंतर है, जिसमें 15,171.061 हेक्टेयर रकबा तथा 2,759 काश्तकार इससे प्रभावित हैं। इस भूमि में से कुल 390.08 बीघा भूमि शिवायतक दर्ज है, जिस पर 133 काश्तकार काबिज हैं। भूमि एकीकरण के समय इन ग्रामों चकों की भूमि का एकीकरण बीच में अधूरा रह गया था,
परिणाम स्वरूप रीफिटिंग की नौबत आ गई। अतः इन 24 ग्रामों चकों में भू प्रबंध विभाग द्वारा मौके पर सर्वे करवाए जाकर वर्तमान में मौकानुसार रिकॉर्ड तैयार करवाकर उक्त वर्ष 1959 से चली आ रही रीफिटिंग की समस्या का स्थायी समाधान करवाए जाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री राम साय वर्मा। श्री राम साय वर्मा। श्री मनीष यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, विषयांतर्गत निवेदन है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में अधिकांश राज्य अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने हेतु या तो कोटा निर्धारित कर चुके हैं या राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाकर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। परंतु राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में इस प्रकार की नीति न होने के कारण बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक अत्यंत कठिन प्रदेश है, जहाँ के युवा विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रदेश के युवाओं को राजस्थान की भर्तियों का समुचित लाभ मिल सके। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि तय नियमों का अनुसरण करते हुए राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्तियों विशेषकर ग्रेड 2, ग्रेड 3, चतुर्श्रेणी तथा सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु आवश्यक नियम एवं प्रावधान निर्धारित किए जाएं। धन्यवाद। श्री राजेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त योजना में पूर्व सरकार में जो अनियमितता हुई उसके कारण वहां काम रोक दिए गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव वहां निवास कर रहे लोगों एवं अन्य जीवों पर हो रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में पानी की विकट समस्या है और वहां के लोगों और मवेशियों को पानी के लिए दर दर भटकने जैसे हालात हो रहे हैं। वहां के आमजन टैंकरों से पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। महोदय, विगत सरकार ने वहां हर घर जल की जगह चहेते लोगों को घर नल से जल योजना अपना रखी थी, जिससे आम लोगों को उक्त योजना से दूर रहना पड़ा। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र महुआ की जन भावनाओं को देखते हुए वहां युक्त योजनाओं को बंद और स्वीकृत पड़े कार्यों को पुनः चालू करवाने की कृपा करें। साथ ही जिन घरों तक नल से जल नहीं पहुंचा उन्हें चिन्हित कर उक्त योजना से जोड़ने की कृपा करें, जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर घर का जो सपना था वो पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमीर सिंह बायल। माननीय अध्यक्ष महोदय, होली के महापर्व के आपको प्रणाम, सदन को भी प्रणाम। शिवना क्षेत्र के मिठोड़ा में आम सिंह हत्याकांड के खुलासे के संबंध में राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव मिठोड़ा, जिसमें श्री आप सिंह पूर्व प्रधान, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला परिषद सदस्य की दिनांक 26/2023 को रात में जघन्य हत्या हो जाती है, जिसको लेकर तत्कालीन समय में ही सिवाना पुलिस थाने में प्रकरण 176/2023 दिनांक 27 जून 2023 को दर्ज हुआ। तभी से लेकर आज दिन तक किसी भी प्रकार का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। क्षेत्र में जाने माने आदमी की हत्या हो जाना और अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ जाना क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष से दहशत का माहौल है। आमजन का सरकार और पुलिस प्रशासन से जो
विश्वास हैं वो कम करने में भी कई प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं। हालांकि पुलिस द्वारा लंबे समय तक अन्वेषण भी किया गया है। सामाजिक रूप से भी क्षेत्र में कई प्रकार के ज्ञापन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी अवगत करवा जा चुके हैं। 2-4 हैं सभी के तो। मेरा क्षेत्र में लोग किसानी काम को लेकर अधिकतर खेतों में ही निवास करते हैं, जो अपनी अपनी ढाणी रहते हैं। लोग इस प्रकार की घटना से डरे हुए हैं। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सैकड़ों लोगों द्वारा अवगत करवाया जाता है। मैं इस क्षेत्र में आमजन की समस्या निवारण के लिए जाने पर एक ही समस्या सामने आती है कि मात्राम सिंह हत्याकांड। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से राजस्थान सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त हत्याकांड की पत्रावली अवलोकन के साथ विशेष जांच दल गठित करवाकर जघन्य हत्याकांड खुलवाने के साथ अपराधियों को सजा के साथ आमजन में विश्वास कायम करवाने का श्रम करवावे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री राधेश्याम बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 में खेल अकेडमी खोलने के संबंध में प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 12 एक जिला मुख्यालय है। यहाँ पर संपूर्ण जिले से खिलाड़ियों का आना होता है, परंतु यहाँ पर खेल अकेडमी नहीं होने की स्थिति में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। समय पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही खिलाड़ियों को अन्य जिलों में प्रशिक्षण हेतु जाने को विवश होना पड़ता है, जिससे उनका समय एवं धन दोनों व्यय होते हैं। अतः इस विषय उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा युवा मामले एवं खेल मंत्री महोदय से निवेदन है, 12 मुख्यालय पर खेल अकेडमी खोलने की कृपा करें, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को समय रहते प्रशिक्षण की प्राप्ति हो सके। जय हिंद, जय भारत। श्री फूल सिंह मीणा, श्री फूल सिंह मीणा, श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री कंवर लाल, श्री कंवर लाल, टू 295 में तो कोई दबाव होता नहीं है। दबाव है क्या? नई परिपाटी मत डालो, नई परिपाटी मत डालो, बैठ जाओ आप। विराजियो दोनों एक दूसरे को उत्तर देते रहोगे। इनको इसमें कोई दबाव 295 में नहीं होता, स्थगन में उसमें भी नहीं होता साहब। पर ये अब आपके 3 गायब हैं। विराजियो बताओ। अरे कोई गायब नहीं है। कहाँ है? आप पीछे जाके कृपया देखें तो पता लगेगा किसके किसके गायब है। सदस्यों के अध्यक्ष जी नाम बोल रहे हैं, वो सदस्य मौजूद नहीं है। आप अपने पीछे जाके देखें। मैं तो अकेला ही काफी हूँ। आपके पीछे वाली लाइन गायब हो रही है और बाहर से कोई इशारा मिल रहा है, इससे उठ के जा रहे हैं। माननीय दोनों विराजो, दोनों की दोस्ती अच्छी है। राम राम साहब। चलिए, वही करवाऊंगा आगे आपके मध्यस्थता में। अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत उठाए जाने वाले लोक मत के विशेष उल्लेख बाबत महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्ष मानसून से हुई अतिवृष्टि के कारण रावरैम ओलवी तालाब, एनीकट, रामपुरिया तालाब, एनीकट, रामासनी तालाब, खारी कला, खारी खुर्द तालाब, पलासनी, देवलिया तालाब के ओवरफ्लो एवं उनकी बाढ़ व अमेंगमेंट क्षतिग्रस्त होने के कारण आसपास के गांवों में यथा ओलवी, रामपुरिया, रामासनी, पिथासनी, पलासनी, गोलिया, बिरामी, भटिंडा, इन गांवों के समस्त खेतों में पानी की डूब में आने के कारण किसानों के द्वारा गत वर्ष बोई गई खरीफ की फसलों को भारी हानि हुई है। पूरे क्षेत्र में लगभग सभी किसानों की फसल चौपट हो चुकी थी तथा आसपास के गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें, इन पर बने पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन भी दुर्भर हो चुका है। अतः अतिवृष्टि के कारण उक्त गांवों के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के जसवंत सागर बांध की नहरें एवं कई गांवों की ग्रामीण सड़कें, पुलियाएं, तालाब एवं एनीकट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
इनकी मरम्मत करवाना अत्यंत आवश्यक है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि उपरोक्त गांवों में अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के आवास जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, उनका मौका मुआवना एवं सर्वे भी कर दिया गया है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर को सूची भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः राज्य सरकार से मांग है कि उनको आर्थिक सहायता के रूप में उचित मुआवजा एवं आदान अनुदान राशि दिलाई जावे। श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि मेरी विधानसभा मनोर थाना ग्रामीण क्षेत्र में बसी हुई है, जिसमें 90% लोग खेती किसानी पर ही निर्भर है। आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि किसान को समय पर पानी, समय पर बिजली एवं मंडियों में आवागमन के लिए सड़कों की महती आवश्यकता है। अधिकतर किसानों के पास ज़मीन का रकबा बहुत कम है, लघु सीमांत कृषक हैं, जिनसे उनका जीवन यापन ही नहीं हो पाता है कि लघु सीमांत कृषकों को राज्य सरकार की विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाए एवं समय पर बिजली, पानी एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध मोहनपुरा डैम मध्य प्रदेश से दिलवाया जाए। साथ ही स्थान को अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार को उपज संबंधित उद्योग लगाकर किसान को लाभ दिलाया जाए। साथ ही किसान को सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर किसानों को ध्यान रखा जाए। फसल बीमा एवं पूर्व बकाया बीमा राशि को शीघ्र जारी किया जाए, जिससे कृषि विभाग द्वारा और बीमा कंपनी द्वारा कोऑपरेटिंग करके किसानों को फायदा दिलाया जाए। बीमा क्लेम के लिए टोल फ्री नंबर पर बात करते हैं तो नंबर बंद आते हैं या मिलते ही नहीं है। कोई स्थायी समाधान के लिए ऑफलाइन व्यवस्था तहसील मुख्यालय पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाए तथा कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। वह तारबंदी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड आदि योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाए ताकि किसानों को इन योजनाओं से उचित लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री केसाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके समक्ष पर्ची के माध्यम से एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाना चाह रहा हूं, जिसमें हमारी केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को जल पहुंचाने की जो महती योजना बनाई थी, उस योजना को किस तरह से अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से तथा पूर्ववर्ती सरकार की मिलीभगत से किस तरह से गड़बड़ घोटाला किया गया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 125 करोड़ की मेगा प्रोजेक्ट के तहत पाली जिले के रानी के 68 गांव, देसूरी के 78 व बाली के 78 गांव, 224 गांव, 123 ढांचों को हर जल के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना स्वीकृत हुई। 3 वर्ष पूर्व 2 फर्मों को ठेका मिला और 2 फर्मों ने ठेका लेकर के उन अफसरों की मिलीभगत के बिना पाइपलाइन बिछाए ही करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाई क्लस्टर 4 प्रोजेक्ट के तहत कई गांवों में 16,000 से ज़्यादा पाइपलाइनें बिछाई ही नहीं गई और फर्जी भुगतान उठा दिया गया। ऐसा ही डायलाना क्लस्टर में पंप हाउस से जंक्शन तक 10 mm की 250 mm की DI साथ 6,920 मीटर लंबी पाइपलाइन का भुगतान किया गया, मगर मौके पर पाइपलाइन ही नहीं मिली। इसी तरह से दांतीवाड़ा क्लस्टर में 6 से 12 सोलंकियान 150 mm की 3,890 मीटर लंबी पाइपलाइन का भुगतान राशि मौके पर पाइपलाइन ही नहीं और भुगतान उठा लिया गया। इसी तरह से ग्राम घानेराव में घानेरा जंक्शन से घनेरा ESR तक 150 mm की 1,459 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी थी, मगर हमारी सरकार ने जांच करवाई तो मौके पर पाइपलाइन का नामो निशान ही नहीं था। इसी तरह से खिवाड़ा में सिवास तक DI पाइपलाइन बिछानी थी, मगर वो भी नहीं थी और जब उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है तो इन्होंने रातों रात दीपावली के 1 दिन पहले
में पूरी रात में पाइपलाइन डाल करके बताया दिखाया कि हमने पाइपलाइन डाल दी है। इसी तरह से इस मारवाड़ जंक्शन के 130 गांवों में रेगुलर ठेकेदार थे और 53 ठेकेदारों ने इसमें काम किया, मगर पूरी योजनाओं को चौपट कर दिया। 4-5 कई ठेकेदार तो भाग गए, पाइपलाइनें बाहर पड़ी है। इस तरह से जो पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला किया है, मैं चाहता हूं कि पूरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर्ची के माध्यम से आपका व सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सूरतगढ़ तहसील के सैकड़ों किसान 1955 की पूर्व के गैर खातेदार हैं। 70 से 75 वर्ष बीत गई, 2 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन किसानों को खातेदारी नहीं मिल रही है। किसान तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, फाइल बनाने में, फाइल पूरी करने के नाम पर लाखों रुपए ठगा चुके हैं। नहरी चकबंदी क्षेत्र के काश्तकारों ने समस्त किस्त की राशि जमा करवा सरकारी खजाने में जमा करवा दी। मूल आवंटन की पत्रावली रिकॉर्ड में नहीं होने के मिल रही है, जिससे खातेदारी नहीं दी जा रही है। डी कॉलोनी एरिया के आराजी जो काश्त किसान आवंटी है, जो टीसी आवंटी हैं, जो पिछले 50 सालों से जमीन जोत रहे हैं, ट्यूबवेल बना रखे हैं, खेत में डाणी बना करके बैठे हैं, लेकिन खातेदारी जारी नहीं की जा रही। रंग महल, अमरपुरा, नांगलिया, मालेर, कुंभगढ़िया आदि काफ़ी क्षेत्र के जो किसान हैं वो पेरा फेरी की 8 किलोमीटर परिधि से बाहर होने के बावजूद भी खातेदारी से वंचित है। सूरतगढ़ पेरा फेरी क्षेत्र के अंदर खातेदारी जारी की गई, लेकिन जांच के नाम पर काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। बिरानी गांवों के अंदर लगभग 15 प्लान बनाए जा चुके हैं, लेकिन लागू नहीं किए जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि सूरतगढ़ क्षेत्र के डी कॉलोनी, पिचपनपुर, टीसी आवटी आदि आवटी किसानों को जल्दी से जल्दी खातेदारी देने के आदेश फरमाए जावें। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में योगदान को संपूर्ण देश की आबादी भुला नहीं सकती, किंतु संपूर्ण भारत की तरह राजस्थान में भी महिला शिक्षा पुरुषों के मुकाबले में अभी कम है। भारत की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की उच्च दर की तुलना में राजस्थान अभी भी पीछे है और महिलाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में बहुत पीछे। इसके पीछे अपने सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखने के लिए उत्तरदायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र जिला दौसा में, जहां अब तक का कोई भी विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान नहीं है और साथ ही पर सड़क ट्रेन की कनेक्टिविटी भी उत्तम श्रेणी की है, अतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की तर्ज पर बांदीकुई में राज्य द्वारा वित्त पोषित राजकीय आवासीय महिला विश्वविद्यालय मां सावित्रीबाई फुले के नाम से स्थापित किया जाए। धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जो विकसित देशों की तरह भारत के शहरों को भी उस श्रेणी में लाने की योजना थी। इसमें लगभग 1.64 लाख करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर हमारे भारत में भी हों, इसकी ओर लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन पिछले 5 साल तक इस योजना की मूल शरीफ साथ बिगाड़ने के अलावा इसमें जिस तरीके का कार्य जो प्रस्तावित थे उनको तो हटा दिया गया और मन मर्जी के काम किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चयनित योजना में जयपुर, कोटा, अजमेर, इसके अंदर कई कार्य अभी लंबित है। अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मॉनिटरिंग के अभाव में अभी तक केंद्र सरकार ने 2 बार ग्रांट देकर इसकी समय अवधि को बढ़ाया, परंतु केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ये समय सीमा समाप्त होने के बाद 31 मार्च के बाद इसकी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अभी तो बोलना चालू किया अध्यक्ष। कोटा में इस योजना के पैसे का ऐसा दुरुपयोग किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना के कार्यों को समयबद्ध संपन्न करने की बजाय सजावटी बिजली के खंभे, जो अभी भी बंद पड़ी हुई लाइटें, जो स्मार्ट सिटी का पैसा था, उनका बुरी तरीके से दुरुपयोग हुआ है। जबकि
इसमें आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट शहर आपके यहाँ भी है अजमेर का, इसमें विधायकों को सदस्य के रूप में भी आमंत्रित नहीं करते, ना उनका कोई सुझाव लिए जाते। और अब चूंकि ये राशि समाप्त होने वाली है और लगभग माननीय अध्यक्ष महोदय मन मर्जी से सपने साकार करने के लिए इस पैसे का कोटा में जो दुरुपयोग हुआ है वो तो आपको मैं बताना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पुनः फिर भविष्य में ऐसी योजनाएं आएंगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से इस पैसों का दुरुपयोग हुआ है स्मार्ट शहर का, और इसकी जो भी देनदारियां हैं लगभग 272 करोड़ रुपए जो हमारे प्रदेश में भी जो अन्य शहर है उनके स्मार्ट शहरों के अंदर ये देनदारियां हमारी राज्य सरकार को देनी पड़ेंगी। इसलिए 31 मार्च तक ये काम पूरे किए जाए और जितने भी कामों में अनियमितताएं हुई उनकी जांच भी करवाई जाए। मंत्री महोदय कृपया आप इस विषय में मेरा आपसे निवेदन है इसमें ध्यान आकर्षित करिए, केवल उत्तर फिर उसके बाद बोलना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ध्यान आकर्षण बताइए ना, क्या जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अरे 4 लाइनें तो पढ़ोगे ना। हाँ, ध्यान आकर्षण किस पे कर रहे हो? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत किए गए कार्यों को अनियमितताएं भ्रष्टाचार के संबंध में। ठीक, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन कर कुल 152 कार्य चिन्हित किए गए थे जिनकी स्वीकृति जारी की गई थी। उनमें से 143 काम पूरे हो चुके हैं। 9 प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है और एक पंचायत इनके संबंध में प्राप्त हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जयपुर सिटी लिमिटेड केंद्र एवं राज्य के सहयोग से अनुदानित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रम से राशि रुपये 500 करोड़ है। स्मार्ट सिटी मिशन में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए, राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए एवं नगर निगम तथा जेडीए द्वारा 100 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्च 16 में गठित जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार स्वीकृत सभी कार्यों को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तकनीकी अधिकारियों, तकनीकी सलाहकार संस्था के विशेषज्ञ अभियंताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी मापदंडों अनुसार कराए जाते हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों यथा IIT, MNIT जयपुर एवं अन्य NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से जांच कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार भुगतान किया जाता है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण के कार्य करवाया जा रहा है। चिकित्सालय निर्माण कार्यों में अनियमितता के संबंध में माननीय विधायक हवा महल विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दिनांक 4/5/24 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में संपूर्ण गुणवत्ता जांच संबंधी दस्तावेज जिसमें तृतीय पक्ष निरीक्षण, MNIT जांच रिपोर्ट एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट सहित माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय विधायक महोदय के कार्यालय को भिजवाते हुए नोडल एजेंसी रूट सिको को भिजवाई जा चुकी है। अन्य संदर्भित सभी निर्माण कार्यों के क्रम में स्थिति यह है कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राशि रुपये 800 करोड़ के कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सक्षम स्वीकृति उपरांत नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए जन उपयोगी कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से कई कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। समय समय पर कार्य की प्रगति के दौरान निर्माण कार्यों की तकनीकी सलाहकार संस्था से जांच करते हुए स्मार्ट सिटी के तकनीकी एवं सक्षम अधिकारियों की जांच के साथ तृतीय पक्ष द्वारा भी निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत अन्य संस्थाओं
जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय IIT रुड़की, MNIT जयपुर एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से जांच रिपोर्ट, इसके अतिरिक्त कार्यों के साइट पर उपस्थित प्रयोगशाला तथा जयपुर में स्थापित NABL एक्रिएटेड प्रयोगशाला द्वारा भी कार्यों में उपयोग ली गई सामग्री जांच करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रयोगशालाओं तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण से संतोष परिणाम प्राप्त होने के उपरांत सक्षम जांच एवं नियमानुसार ही कार्यों का भुगतान किया गया है। वस्तुतः जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव में अपेक्षा की गई है कि अनुरूप ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय MNIT जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने के बावजूद अतिरिक्त शिकायतों की जांच के क्रम में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 24वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार चिकित्सालय भवन की गुणवत्ता जांच हेतु मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को पत्र दिनांक 29/1/25 एवं संवरण पत्र दिनांक 17/3/25 के द्वारा लिखा जा चुका है। जांच रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। तदनुसार प्राप्त रिपोर्ट एवं निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक मानना है कि जब IIT रुड़की और MNIT जयपुर द्वारा जांच की जा चुकी है, जो हमसे ज़्यादा विशेषज्ञता रखती है, तो हमारी जांच का औचित्य नहीं बनता है। फिर भी हमने उनको दोबारा समरण पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि आप भी एक बार इसकी जांच करके जांच रिपोर्ट भेजें, और जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर आध्यात्मिक नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का लगभग 800 करोड़ रुपए का जो कार्य पिछले शासन में कांग्रेस काल में हुआ था, मैं जो जांच हुई है मैं उससे अभी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मौके पे जाके खुद ने भी सैंपल उठाए थे और अन्य किसी को भी दिखाए थे, और उन्हें खुद ने कहा था कि आप जांच कराइए, 100% गड़बड़ है। गनगोरी अस्पताल की बात करते हैं, उसकी एक मंजिल तो बारिश में नीचे दबी गई थी और अनगिनत अनियमितताएं हैं। 6-6 महीने का टाइम बढ़ाई जा रही है कंपनी, फिर भी उस काम को ओके बताया जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये पिछले दिनों जो NK गुप्ता एक अधिकारी पिछले 6.5 वर्ष से इसी सीट पर बैठकर ये काम देख रहा है, उसी की देखरेख में भी जांच हो रही है, तो ये भी समझ में नहीं आया कि वही अधिकारी 6.5 वर्ष से एक सीट पर बैठा है और उसी की देखरेख में जांच हो रही है, तो क्या जांच प्रभावित कर रहा है वो? और जब जांच के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आई तो उसे रिटायरमेंट की फाइल क्यों लगाई? रिटायरमेंट एडवांस क्यों ले रहे हैं वो अधिकारी? जो उसके अंदर अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्होंने एडवांस रिटायरमेंट के लिए फाइलें लगा दी, तो ये भी जांच का विषय है। और जो विकास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम जो होना चाहिए था, उस प्रकार से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से हुआ काम नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, UDH का मतलब डेवलपमेंट है, पर अधिकारी कार्यालयों में बैठकर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियों के नक्शे पास करने के अलावा जिस प्रकार से जयपुर की बसावट हो रही है, 50-60 किलोमीटर में जयपुर बस रहा है, आसपास में कई छोटे कस्बे, ढाणी, छोटे मोटे शहर, वहाँ तक जयपुर चला गया, तो वहाँ पर भी क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में विचार किया? जयपुर में आज भी स्थिति है कि रोडों की, नालियों की, और जिस प्रकार से छोटी सी बारिश आने पर नाले उफन रहे हैं या सिविल लाइन जिस प्रकार से उफन रही है, ये सब अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। ये अधिकारी अगर नहीं काम करते हैं तो कृपया इनको डिपार्टमेंट से यहाँ से कहीं परिवर्तन करें, नयों को लाएं, ताकि वो काम को देखें और डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में विचार करें। और हर बार 6-6 महीने में ये कंपनी टाइम ले लेती है स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम कर रही है, और उसको टाइम दे दिया जाता है, पेमेंट भी दिया जाता है उसको, और काम में अनियमितता भी है, लेट भी कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि 800 करोड़ का बजट था जिसको अधिकारी किस प्रकार से डकार रहे हैं और रिटायरमेंट की फाइलें लगा रहे हैं। 800 करोड़ में क्या क्या काम होना था और अभी तक कितनी राशि का काम हुआ है। आज अधिकारियों को प्राइवेट प्लान के पास के अलावा ये सरकारी तौर पे खुद अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट की योजना ये बना नहीं रहे। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, ये मेरे हाथ में पत्रिकाओं की जयपुर के, राजस्थान के विशेष पत्रिकाओं के द्वारा ये पत्र छपे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के हाल में दरक रहे बरामदे,
गिर रहा है प्लास्टर और डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट, करोड़ों खर्च कर फिर भी नहीं हो पाया स्मार्ट सिटी की लिविंग लाइफ। काम से दूसरे नंबर पर राजस्थान, देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेस 74 की रफ्तार पर, पूरा ट्रैक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों रुपए खर्च फिर भी काम खराब। ये नियमित पेपर में आ रहा है, नियमित। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, इंदौर देश में नंबर 1, जयपुर को किसी श्रेणी में अवार्ड नहीं। ये लगातार पिछले शासन में भी था और अभी भी कुछ दिनों से लगातार आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन 28 प्रोजेक्ट। मेरा निवेदन है, अनगिनत है, मैं टेबल करूंगा, अनगिनत है। स्मार्ट सिटी के साथ द्वारा जो 800 करोड़ का काम हुआ है पिछली कांग्रेस शासन में, बहुत बड़ा वो घोटाला है। वही अधिकारी आज भी बैठे हैं और उन अधिकारियों की देखरेख में काम हो रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच, मंत्री महोदय, ये पिछले कांग्रेस काल में ये काम हुआ था और पिछले कांग्रेस काल में घोटाले हुए थे। उन बरामदों में कोई 1 रुपया लगा नहीं, जिन बरामदों का पेमेंट हुआ है। रंग रोगन जो उड़ चुका है, धुल चुका है, जो पेंटिंग्स थी वो ही नहीं। इसी प्रकार से चौगान स्टेडियम में भी आप चलकर देख लें। मेरा निवेदन है मंत्री अध्यक्ष महोदय आपसे, मंत्री महोदय मेरे साथ निकाल के समय चलें और ये जांच अगर सही है तो मुझे आप कोर्ट करना, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना। माननीय मंत्री जी कोई कहेंगे? बैठे बैठे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.5 साल से वहीं बैठा, कुल 143 काम जो पूरे हुए हैं उन पर 754.11 अभी छप रही है रोज भास्कर पत्रिका, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और जो 9 काम अभी प्रगतिरत हैं उन पर अब तक 91.24 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि उनका कुल बजट 115.73 करोड़ रुपए है। ये सूची मैं टेबल कर रहा हूं। अब चूंकि आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा बाकी जो एनएबीएल से स्वीकृत प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा जांच की गई है और आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा हमारे पास कोई उच्च स्तरीय जांच एजेंसी नहीं है तकनीकी रूप से। फिर भी हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वो चौगान स्टेडियम में बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण की तकनीकी जांच करके रिपोर्ट दें। अब रिपोर्ट में अगर कोई कमी खामी आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने जो बात कही है, मैं निवेदन कर दूं कि जयपुर का ड्रेनेज बनाने का प्रस्ताव डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है और स्मार्ट सिटी के कार्यों को देश के स्तर पर रिकॉग्नाइज भी किया गया है। फिर भी अगर किसी अधिकारी विशेष के प्रति माननीय विधायक महोदय की कोई शिकायत है तो हम ये शिकायत प्रस्तुत कर दें, उस अधिकारी के खिलाफ भी उस स्तरीय जांच करवाकर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब हमारे पास आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा अगर वो और किसी संस्था का नाम लें जो इनसे उस स्तर की हो तो हम उससे भी जांच करवाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंत्री महोदय एक दिन का समय निकाल लें, उन अधिकारियों को बुला लें जिनके देखरेख में काम हो रहा है, न कि ये कागजों में जांच आई है। मौके पर चलें और जय निवास उद्यान, चौगान स्टेडियम, ताल कटोरा और जहां जहां उन्होंने जो काम बताए करोड़ों रुपए के, उन बरामदों के, अगर वहां काम हुआ है, गुणवत्ता अगर उनकी ओके है और काम दिखा दें वो, तो आप कहें जो, और नहीं तो फिर मुझे आप कोर्ट करना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से उस अधिकारी की शिकायत है और उस अधिकारी 6.5 साल से वहीं बैठा है, लगातार वह जांच में खुद वह अधिकारी सदन की कार्रवाई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है।